नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर चलते हैं जरा बिहार और नया वाला खेल समझते हैं एसआईआर का। राहुल गांधी की यात्रा जिस रूट से गुजरी, सासाराम से चल करके और अब आरा छपरा तक राहुल पहुंच चुके। अंतिम पड़ाव है, आखिरी दिन है वोटर अधिकार यात्रा। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो राहुल गांधी का रूट था, उस रूट में सबसे बड़ा हिस्सा जो कवर हुआ वो सीमांचल का था। मिथिलांचल, सीमांचल, मिथिलांचल का भी कुछ हिस्सा सीमांचल में ही करीब करीब घुसता है। इस इलाके में ज्ञानेश कुमार की फिर कुदृष्टि पड़ गई है। राहुल गांधी जिस रूट से निकले हैं उस रूट पर फिर से वोट काटे जाने की तैयारी है, वहां वोट काटे जाएंगे। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है और 3 लाख, जो 65 लाख मतदाता पहले हटे थे कि मृत हैं, गायब हैं, पलायन कर गए हैं, उसमें अब और बढ़ोतरी होने जा रही। बड़ी खबर यह है, आपने ये खबर कल भी सुनी होगी कि और भी 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस और भी लोगों को जारी किया जा सकता है, लेकिन जो आज हम बता रहे हैं ये खबर कल तक नहीं आई थी। हम आपको दिखाएंगे किन किन जिलों में जो नोटिस गया है वो मैक्सिमम उसकी संख्या है। और ये बड़ी चिंता की बात है कि वहीं पर सब फर्जी डॉक्यूमेंट आए हैं। अगर डॉक्यूमेंट फर्जी आए तो पटना में नहीं आए, फर्जी आए तो कहां आए? कटिहार में आए, दरभंगा में आए, किशनगंज में, जिस रूट से जो है राहुल की यात्रा गुजरी है। जरा भाव को लाइए और फिर खबर हम दिखाते हैं। भाव, स्वागत है आपका। जरा देखिए नया खेल। अब मतलब कैसा है कि अब संवैधानिक संस्था नहीं, अब हालांकि उदाहरण पे थोड़ा हो सकता है लोगों को लगे कि गलत बयानी हम कर रहे हैं, लेकिन गुंडे वगैरह होते हैं ना, तो गुंडों का कैसे होता है आचरण? अच्छा, तुम आओगे इस इलाके, अब आओगे हमको रोकने, अब 2 थप्पड़ तुमको मारेंगे, उस टाइप का। या हमको तुम वो कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, अब लो दोबारा, तुम लो दोबारा प्रसाद लो। मतलब जिस एरिया में गए राहुल, उसी एरिया में ये पूरा का पूरा मिशन चला है, नया अभियान। लाइए खबर दिखाइए, जरा स्क्रीन पर खबर दिखाइए, फिर खबर के भीतर चलते हैं। बिहार एसआईआर, 8 सीमावर्ती जिलों में ईएसआई ने सबसे ज्यादा नोटिस भेजे। सबसे ज्यादा नोटिस 8 सीमावर्ती जिले। अब आइए जिलों को दिखाते हैं आपको, जरा इसकी खबर के और भीतर चलिए, जिले देखिए। बिहार में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 8 सीमावर्ती जिलों में सबसे अधिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार इन जिलों में मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में खामियां पाए जाने, गलत दस्तावेज जमा करने या नागरिकता सहित पात्रता पर संदेह होने के कारण नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आखिरी आखिरी वाले पे, या वाले पे रुकिए, जरा रुकिए 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 रुकिए। आखिरी पे या के बाद नागरिकता सहित पात्रता पर संदेह। देखिए गलत के साथ यहां पे जोड़ दिया है कि नागरिकता सहित पात्रता पर संदेह। अब संदेह के में ये गजब का लोकतंत्र है। यहां पर संदेह के आधार पर किसी भी निर्दोष को दोषी नहीं करार दिया जाता है, यही मूल है भारत का। और यहाँ उल्टा बयाना चल रहा है, यहाँ संदेह के आधार पर आपको तत्काल सजा मुकर्रर की जाएगी, मतलब मतदान का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये भारत के संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन है। और अगर न्यायपालिका की आत्मा जिंदा हो तो 1 मिनट के अंदर ज्ञानेश कुमार को तत्काल दोनों हाथ सीधा करके सावधान मुद्रा में खड़ा कर देना चाहिए। कि आप संदेह के आधार पर सजा कैसे दे सकते हैं? संदेह पर सजा कभी नहीं दिया जाता। ये न्याय के, कानून के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अब जिले आइए जरा। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, जहां अभी कल परसों थे राहुल। अब ऊपर चलिए, पश्चिमी चंपारण वही इलाका, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, ये 8 जिले हैं। ये वो पूरा का पूरा इलाका है जहां से राहुल गांधी गुजरे हैं। कंप्लीट उस इलाके को इन 8 जिलों में दस्तावेज की जांच में सबसे अधिक अनियमितता सामने आई है।
यानी इन्हीं 8 जिलों में अनियमितता हुई है। इससे ज्यादा ढिठाई और क्या हो सकती है बेशर्मी। इन जिलों में मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों द्वारा या तो कोई सहायक दस्तावेज जमा नहीं किया गया या गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए या फिर उनकी पात्रता पर सवाल उठे हैं। लेकिन इन जिलों में दलित और मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों में ईआरओ ने इस सप्ताह की शुरुआत में गणना फार्मों की जांच शुरू की है और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू होगी। उदाहरण के लिए पूर्वी चंपारण के रक्सौल विधानसभा में पहली सुनवाई 3 सितंबर को होगी, जबकि मधुबनी विधानसभा में पहली सुनवाई 7 सितंबर 2025 को तय की गई है। एक और भी जरा जो अतिरिक्त पावर है इस समय, सीजेआई से ज्यादा पावर तो इसी चुनाव आयोग के पास है, तो और वो पावर अपने चेलों में भी बांट रहा है, मतलब अपने नीचे के कर्मियों में भी। तो जरा देखिए इसमें कितनी अद्भुत अकूत पावर इनको दी गई है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जमा किए गए दस्तावेज असंतोषजनक है। मतदाताओं को निर्दिष्ट समय और स्थान पर मूल दस्तावेज के साथ ईआरओ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईसीआई के 24 जून के आदेश के अनुसार ईआरओ को सभी दावों की जांच करने, स्वतः संज्ञान लेने, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, और किसी भी मतदाता को नोटिस जारी करने का अधिकार ईआरओ के पास ऐसे असीमित अधिकार है। यदि सुनवाई के बाद किसी व्यक्ति का नाम अंतिम सूची से हटा दिया जाता है तो ईआरओ को इसके लिए एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा जिसमें हटाने के कारणों का उल्लेख होगा। स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना, बस। अब जरा हटाइए इसको। भाऊ, राहुल की यात्रा जिस इलाके से गई, सारी गलतियां वहीं पे हुई हैं, सब गड़बड़ियां वहीं पे हुई हैं। बाकी सब जगह, मतलब आप तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि बिहार का बाकी हिस्सा वो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और फिनलैंड के टाइप के एजुकेशन सिस्टम वाला है, पढ़ा लिखा एकदम बुद्धिमान। इन 8 जिलों में, इन 8 जिलों के लोगों का भी अपमान है अगर समझ पाए तो। इन 8 जिलों में मूर्ख रहते हैं, जाहिल रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता, यहाँ सब गड़बड़ कर दी। देखिए आशिफ जी, एक बड़े बेंच पे सर्वोच्च न्यायालय का एक केस अभी भी चल रहा है, उसमें हियरिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी लगातार आ रही है। सवाल यह है कि क्या बंगला भाषा बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी हो सकता है या बांग्लादेशी हो सकता है? देशों की जो बंटवारा हुआ, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बंगाल का ही डिवीजन हुआ। तो बंगाल में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, बांग्ला बोलता है। हाँ। पंजाब में मुसलमान हो या कुछ हो, पंजाबी बोलता है। यहाँ तक कि आपको पंजाब के राजनीति में, मेरे पाकिस्तान के राजनीति में पंजाबियत इतनी हावी है कि उनके पार्लियामेंट के डिबेट सुनो तो आपको सब पंजाबी लहजे में बोलते हुए दिखाई देते हैं। पंजाब वहां हावी है। तो क्या कोई भी पंजाबी बोलता होगा उसको आप पाकिस्तानी कहेंगे? कोई भी बांग्ला बोलता होगा उसको आप बांग्लादेशी घोषित करेंगे? ये सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा हुआ सवाल है। अब इनको सारी अनियमितता उन बॉर्डर स्टेट में आई है, जिलों में आई है, और इन सभी जिलों की खासियत भी है कि यहाँ मुस्लिम और दलित पॉपुलेशन ज्यादा है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि एसआईआर के चलते यहाँ यदि मताधिकार का जो खो देंगे वो लोग, उसमें मुस्लिम और दलित और पिछड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि इन्हीं पे विश्वास नहीं है सत्ता पक्ष का कि ये उनको वोट देंगे। तो अभी तक बाकी राज्यों के चुनाव में वोट बढ़वाते आए हैं। बिहार में डबल मार पड़ेगी, वोट बढ़वाया भी जाएगा और वोट काटा भी जाएगा। और ये आपने कहा कि ये इन्हीं राज्यों में ये नहीं, क्यों नहीं हो सकता कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी है वो जरूरी है कि उसी बॉर्डर में आके वही रुके? वो पटना क्यों नहीं आ सकता? वो दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? वो मुंबई क्यों नहीं जा सकता? यदि पुणे में पुलिस किसी मुस्लिम के घर में घुस के, जिसकी 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से लगातार देश की सेवा आर्मी में जा रहे हैं लोग, हर पीढ़ी में लोग आर्मी में जा रहे हैं, उस परिवार को रात को 12 बजे जाके आपने रात को 12 बजे उसको घर में घुस के महिलाएं बच्चे उठा के, कि बांग्लादेशी है क्योंकि वो बंगाली बोलते हो, बंगाली परिवार है, कैंटोनमेंट में आज से 3
3-4 पीढ़ियां पहले कैंटोनमेंट में, मतलब वहाँ आर्मी में कोई जॉब ट्रांसफर उनका पूना में हुआ, वो रिटायर्ड पूना में हो गए तो पूना में रह लिए। लेकिन अब पूना में मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं मराठी बोलना छोड़ दूंगा क्या? क्यों नहीं मराठी बोलूंगा? लोग अमेरिका, जापान, जर्मनी में जाते हैं, भारत के नृत्य करते हैं ना। अभी प्रधानमंत्री गए तो बड़ा सब बोल रहे थे कि भाई गायत्री मंत्र से स्वागत हुआ। कहां से आया गायत्री मंत्र? जो जापान में सालों से रह रहे भारतीय, उन्होंने अपना संस्कार थोड़ी छोड़ा। तो मैं दिल्ली में रहूंगा तो मेरी भाषा थोड़ी छोड़ूंगा मराठी। तो जो जो बंगाल जो बांग्ला है या बंगाली है, वो मुंबई में गए तो वो थोड़ी ना बंगाल की भाषा बोलना छोड़ देंगे। बड़े अजीब किस्म की लॉजिक है। क्योंकि आपको, जो देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं, पूरे विपक्ष में यदि कोई सजग होगा चुनाव आयोग को लेके तो वो ममता बनर्जी है। उन्हें सबसे पहले बताया कैसा ईपिक नंबर डबल होता है आपका। उनने बताया, फिर ईपिक नंबर डबल हो तो क्या हुआ, मतदान नहीं होगा, तो उनने बताया नहीं, उसी ईपिक नंबर की हरियाणा की महिला कैसे हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई, वो भी बताया। चुनाव आयोग ने गलती मानी, रेक्टिफिकेशन करने की बात कही, आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही। वो बार बार कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है क्या पिछले दरवाजे से। मेरा दूसरा कहना है, जिन 3 लाख लोगों को आपने नोटिस दिया और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनका मतदान सूची से नाम हटा दिया, तो क्या उनको डिपोर्ट करोगे आप? सवाल ये है। क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करेगा? सवाल ये है। एक बीएलओ तय करेगा कि आपने दिया हुआ, स्वतः संज्ञान लेगा, वो मान लेगा कि आप सही कह रहे हो, आप भारतीय हो, बोलेगा नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है, मुझे अभी भी लगता है बांग्लादेशी हो। उसके लगने पे किसी भारतीय नागरिक को आप विदेशी करार कर देंगे? क्या प्रोसेस है इसका? या इसके पहले आपको गृह मंत्रालय को कहना चाहिए था, हम एसआईआर करने जा रहे हैं, पहले गृह मंत्रालय एक ड्राइव चला के जितने भी विदेशी लोग हैं उनको चिन्हित करे। विदेशी मंत्रालय चला है ना ड्राइव, सॉरी आपका गृह मंत्रालय चला है ड्राइव। वो तय करे कि सीमावर्ती जिलों में कौन कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली है, कौन म्यांमार के है। बड़ा अजीब संयोग है ये। और ये कौन सा रूल है कि सीमावर्ती प्रदेशों में ही रहता है? मुंबई पे हमला पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया। मुंबई पाकिस्तान से कितना दूर है? आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तानी आतंकी थे वो? सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। कि जो बांग्लादेशी आएगा वो वही रहेगा ऐसा किसने कहा? वो आगे भी आ सकता है जॉब के लिए। दिल्ली में आए दिन कहते हैं कि लोग यहाँ बांग्लादेशी बहुत है। कहां से आए? कौन सा दिल्ली का बॉर्डर बांग्लादेश से? तो आपको उन्हीं 8 जिलों में क्यों चिन्हित करना है? क्या वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए? आपको वहां वोट कम करने इसलिए? या एनआरसी लागू करना है पिछले दरवाजे से इसके लिए? चुनाव आयोग का दायित्व क्या है, एक बार फिर से रेखांकित करे चुनाव आयोग। हमारा काम चुनाव करवाना है, हमारा काम नागरिकता डिसाइड करना है, हमारा काम एनआरसी लागू करना है। क्या है चुनाव आयोग? क्या हम एक बीजेपी को चुनाव जितवाने वाली मशीन बन चुके हैं? चुनाव आयोग को ये अपने आप को रेखांकित तो करे फिर से कि हमें नया सरकार ने ये भी दायित्व दिया है कि हम एनआरसी लागू करने का भी काम करेंगे, हम नागरिकता भी तय करेंगे और हम चुनाव भी करवाएंगे। हो सकता है पार्लियामेंट में लॉ पास करके करवा दीजिए भैया, ऑफिशियली करवा दीजिए ना, अनऑफिशियली क्यों करवाते हो? तो सिंपल सी बात है। मैं ये कहता कि भाई उन्होंने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया और पूरे बिहार में है, चलो ये सीमावर्ती में ज्यादा है, लेकिन पटना में भी 2000 नोटिस गए हैं, 2000 नोटिस दूसरे जिले में भी गए हैं, यूपी के बॉर्डर पे भी गए हैं। आप बांग्लादेशी को रो रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बिहार में आने से रो रहे हैं। 5000 मतदाता महाराजगंज में है, उत्तर प्रदेश के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के, दोनों जगह है, सारे नाम लिस्ट आ गई, सब आ गया सामने। उस पर चुनाव आयोग चुप है। जो बार बार कहा जाता है कि 30-40 लाख का ब्लॉक एक ऐसा घूमता है मतदाताओं का, अलग अलग राज्यों का,
जिस चुनावी राज्य में वो चले जाते हैं वहां पे, फिर वहां से उनका नाम कटता है, दूसरी जगह जाता है। ये देखे ना पहले, चुनाव आयोग पहले अपनी त्रुटियां देखे, फिर बाद में कौन देश से कौन विदेश से वो देखे। पहले ड्राफ्ट ने आप एक घर में 900 लोग कर दिए, कभी क्या कर दिए, एक आदमी के 4 कार्ड कर दिए, किसी को मरवा दिया, किसी को जिंदा कर दिया। पहले ये तो त्रुटि ठीक कराइए। आप बोलते कि आप बताइए हम त्रुटि ठीक करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा गेम प्लान है। आशीष जी, आपका नाम चुनाव लिस्ट में होगा तो आप क्या कंप्लेंट करोगे, मुझे बताइए। क्या कंप्लेंट करोगे? आप अपना काम करोगे, आपका पत्रकार, आपका चैनल चलाओगे, कि चुनाव आयोग की लिस्ट ही देखते रहोगे? आप देखोगे मेरा नाम है तो ठीक है, नहीं है तो एप्लीकेशन करोगे, एफिडेविट दोगे। लेकिन ये आप कैसा देखोगे कि आशीष चित्रांशी 4 जगह वोटर है? ये कैसा आप सुनिश्चित करोगे? ये तो चुनाव आयोग के पास लिस्ट है। आप अपने अपने वार्ड की लिस्ट देखोगे। मैं दिल्ली में वोटर हूं, मैं कैसा बिहार के वोटर लिस्ट जाके चेक करूं? पता पड़ा 4 जगह अशोक वानखेड़े वोटर है वहां पे, इसी एपिक नंबर से। भाऊ, असली बात अब थोड़ा उस पे आते हैं फिर और आंकड़ों पर। ये 8 जिले करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं, अभी एग्जैक्ट भी हालांकि आंकड़े मिल जाएंगे, तो मेरे पास डेटा रहता है करीब करीब मौजूद हर समय। मैं आंकड़ों पर ही आ जाता हूं। जो जिले हैं उन जिलों में 60 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों में, जैसे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण मिलाकर के 21 सीटें हैं, 21 सीट। उसके बाद जो है इस 21 के अलावा काउंट करते चलिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा जब नोट करिएगा। इसके बाद मधुबनी और किशनगंज आता है। मधुबनी मधुबनी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सीट मधुबनी में। 21 10 31, 31 हो गई, 31। इसके बाद किशनगंज, मधुबनी के बाद किशनगंज है। किशनगंज में है 1 2 3 4 सीट, 31 और 4 35 सीट। 35 35 के बाद पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया में है 1 2 3 4 5 6 7, 35 और 7 42। कटिहार में 1 2 3 4 5 6 7, 42 और 7 49, 7 कटिहार में है, 49 हो गए, 49 सीट। अररिया और सुपौल 49 हो गई। अब सुपौल में 1 2 3 4 5, 49 5 54। और अब बचा एक जिला अररिया। अररिया ही मैं बता दूं तभी हम आगे बढ़ेंगे। अररिया में 1 2 3 4 5 6 सीट, 54 हुए थे ना, 54 और 6 60 60 सीट, सीटें। 60 एग्जैक्ट। मैं 60 का गिनती किया था, 60 ही निकली। 8 जिलों में 60 सीटें हैं। 60 सीटों में मैं कहता हूं कि 3 लाख वोट में 1 लाख वोट या 80,000 वोट मान लीजिए बाकी जगहों पर नोटिस गए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नोटिस इसी में आए हैं। अगर 80 सीटों को 2,40,000 नोटिस से हम 60 सीटों को करें तो हर सीट पे 4,000 का एवरेज आया, 4,000 का। 60 सीटें, 4,000 का एवरेज कटा विधानसभा चुनाव में। यही पिछले तो हार जीत पिछले होती है। विधानसभा, हाँ भाई, यही तो हार जीत का आंकड़ा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में यही है आंकड़ा, एग्जैक्ट इसी पे मैं आना चाह रहा था। 2,500, 3,000, 3,500। और जिस बिहार में इतना क्लोज नतीजा रहा 2020 में, कि मतलब पहले तो सरकार बनाने के करीब महागठबंधन नजर आ रहा था, सिंगल बिल्कुल लार्जेस्ट बिल्कुल बिल्कुल पार्टी बिल्कुल आरजेडी। बिल्कुल बिल्कुल आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी। 10 सीटें, बहुमत से 10 सीटें मात्र पीछे थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल इनवाइट कर सकता था, बहुत सारी चीजें, मतलब सरकार बनाने के ज्यादा करीब महागठबंधन था। उस राज्य में अगर सीमावर्ती क्षेत्र में जो है सीमांचल का इलाका, वहां औसतन 4,000 वोट पर सीट अगर काट दिया जाए, और जहां पर
करीब करीब 30% सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लोज फाइट हुआ, 30-35% सीटें बहुत क्लोज फाइट, बहुत थिन मार्जिन रहा। तो उस प्रदेश में ये क्या लास्ट मोमेंट में जो इनपुट अमित शाह के पास, आपने बताया था कल कि अमित शाह के पास इनपुट अच्छे नहीं है बिहार को लेकर के, तो क्या नए सिरे से कहा गया है कि मूर्खों सब काम सत्यानाश कर दिए हो नए सिरे से लोगों? देखिए आशीष जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि अमित शाह जी अपने कैडर और मतदाताओं से ज्यादा भरोसा ज्ञानेश कुमार पे करते हैं। हम्म यूं ही मीटिंग में नहीं बैठे थे वो ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट के समय, हम्म यूं ही ज्ञानेश कुमार को नहीं बनाया था उन्होंने। और ज्ञानेश कुमार उनको उन सीटों पे मदद करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये चुनाव जो है ये मतदाता सूची पे होगा। हम्म मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मतदाता सूची बनी हुई है, हम्म ये एसआईआर वगैरह ये सब नौटंकी है। अब आपको यदि मतदाता सूची में ये जो 6-8 जिले हैं, इसमें से यदि 3-4 लोगों को आपको काटना है, तो आप अब बीएलओ को कर देगा कि हमने स्वज्ञान लिया, वो डॉक्यूमेंट बता रहा था लेकिन मुझे फेक नजर आ रहा था। हम्म होगा, ऐसा नहीं कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन चुनाव हो चुके होंगे। हम्म चुनाव के बाद वो कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, फिर कोर्ट कहेगा नहीं ये तो भारतीय है, फिर आप कहोगे ठीक है कोर्ट कहता है तो ठीक है भारतीय है, अगले चुनाव में वोट डाल देना। या तो निपटा दिया, जैसा पनवेल में हुआ था। पनवेल में पाटिल चला गया था ना, विधानसभा चुनाव के बहुत एडवांस में चला गया था हाँ कि साहब यहाँ पे 85,000 मत फेक वोट है, 1 लाख के आसपास, और ये लिस्ट है। हम्म चुनाव आयोग ने नहीं सुना। हम्म उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने सुना, मुंबई उच्च न्यायालय ने सुना, उच्च न्यायालय ने माना, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई ये हाँ ठीक करो 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर। नहीं किया, तब तक चुनाव अनाउंस हो गए, प्रोसेस हो गया। तो चुनाव फिर कहा कोर्ट ने अब क्या करे, अब गलत गलत तो है लेकिन अब हम कुछ बोल नहीं सकते, चुनाव शुरू हो गए। तो उसी फ्रॉड वोटों के भरोसे पनवेल में खेल हुए। ये सामने है ना, यही होगा बिहार में। आप न्यायपालिका के पास ही जाओगे ना, न्यायपालिका बोलेगी अब क्या कर सकते हैं, अब तो अब वोटर लिस्ट थोड़ी ना बदल सकते, अब तो चुनाव होने तो उसके बाद देखेंगे, 5 साल के लिए फिर सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, खबर तो एक और भी है, मैं फाइनल उसी उसी से कंक्लूड करता हूँ। खबर तो एक और है, पांचाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, 1 तारीख को जब एसआईआर पर अगली सुनवाई है, तो बेंच में वो भी आ गए हैं, उसी बेंच में। बिल्कुल मतलब आ उनको गए उस बेंच में। पहला काम यही सौंपा गया है। सूर्यकांत जी की बेंच है वो, उसमें हम्म पांचाल जी भी है, नाम आ गया हम्म, उनका। हालांकि आ उन्होंने गया। एक दो हाँ अब बैठना शुरू कर देंगे वो, उन्होंने पहले बोला नहीं एक दिन कुछ, बाकी जज ही बोलते रहे, अब वो पांचाल साहब भी आ गया, हम्म फिर क्या बचता है। हम्म फुल प्रूफ काम करते हैं अमित शाह जी, हम्म, फुल प्रूफ। जब चेस खेलते हैं, तो जब चेक लगाते हैं किसी को, तो कोई जगह नहीं छोड़ते हिलने की, चेक एंड मेट। अच्छा एक बस। बात और भाऊ, एक बात और, एक संकेत मैं बता दूं, इसमें न्यायपालिका और जज वो क्या करेंगे वो जाने, लेकिन एक संकेत और है कि बहुत सारे लोग चलाए थे एसआईआर रद्द होगा, एसआईआर ये होगा, बहुत ना सारे ना ना लोग। ना ना ना, सवाल ही नहीं उठता। ये क्यों कर रहा हूं कि 1 तारीख को जो सुनवाई है वो आरजेडी के एक पिटीशन पर है, जिसमें आरजेडी ने एसआईआर में जो ये करेक्शन वाला टाइम है, इस टाइम को और बढ़ाने की मांग की। ऑलरेडी खत्म हो गया केस। अगर हम किसी चीज के लिए रद्द करने की डिमांड कर रहे थे, और रद्द करने के बजाय मैं कह रहा हूं थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए इसको सुधारने के लिए, तो देखिए इसका मतलब आशीष मैंने जी, मान लिया है कि नहीं रद्द नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बोल दिया है हाँ कि एसआईआर ये बिल्कुल कानूनन है, संविधान हाँ के अनुसार है, चुनाव आयोग के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली बात है। हम्म, सवाल एसआईआर पे है नहीं आशीष, हम्म, एसआईआर के प्रोसेस पे है। सही मायने में एसआईआर करने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए मिनिमम, आप 1 महीने में कर रहे हैं।
एसआईआर के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आती? वो बोलते आप जो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मेरा नाम 4 जगह होगा ये मुझे कैसे मालूम? नहीं, ये जो है ओवरऑल एक वही। एक एक मेरे एड्रेस पे कितने लोग हैं मुझे पता है क्या? मैं कैसे ऑब्जेक्शन ले सकता हूं? अशोक वानखड़े के एड्रेस पे 25 यदि फर्जी वोटर उन्होंने रजिस्टर करवाए, मुझे कैसा पता? मैं तो, मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, मैं खुश हूं। मैं पूरे दिल्ली के वोटर लिस्ट क्यों देखूं कि मैं मयूर विहार में रहता हूं, रोहिणी में है क्या मेरा नाम? अरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है क्या मेरा नाम? तो फिर मेरे को 2 महीने लग जाएंगे, काम धंधा छोड़ के यही करूं मैं। चुनाव आके तो आप कंप्लेंट करो। अरे कंप्लेंट हमको मालूम हो तो कंप्लेंट करे ना। हमारा नाम नहीं हो तो हम बोल दे कि हमारा नाम नहीं है, मैं गया, मेरा नाम रजिस्टर करवाया। लेकिन मेरा नाम 4 जगह है, वो तो चुनाव आयोग को देखना है, मैं कैसे देख सकता हूं? मेरे एड्रेस पे 50 लोग हैं, ये मैं, मुझे कैसे पता? ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग के पास अपना क्या मैकेनिज्म है? चुनाव आयोग ने कैसे तय किया कि ये 3 लाख लोग 8 डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ है? कितने लोग लगाए काम पे? कैसे सिस्टम में काम किया? क्योंकि आपने ऐसा 8 डिस्ट्रिक्ट की तो नहीं लिया होगा, आपने तो पूरा 8 करोड़ कुछ लाख, 7 करोड़ कुछ लाख, 92 लाख या 94 लाख फॉर्म्स है। उसको स्कैन तो किया होगा ना आपने, कंप्यूटर भी तो देखा होगा भाई। आपको कैसा पता पड़ा कि ये गड़बड़ है, इनके डॉक्यूमेंट गड़बड़ है इन 8 जिलों के? तो आपने यकीनन, कैसा मालूम है मतलब हमने चेक किया, तो इसका मतलब आपने 8 करोड़ 85 लाख जो जितने भी लाख है उतने वोट आपने ठीक से एक एक फॉर्म चेक किया। तो वो चेक करने के लिए आपने कितने लोगों को लगाया था? चुनाव आयोग ने कौन सी जगह हायर की थी? चुनाव आयोग की बिल्डिंग में तो ये काम हो नहीं सकता इतना। सब भगवान भरोसे है। खैर, ये जो है भगवान भरोसे जो सिस्टम चल रहा है, इसमें अब ये मान लीजिए कि ये रद्द नहीं होगा, सिस्टम क्योंकि मैं चलता रहे। मानता हूं, नहीं नहीं, वो रद्द नहीं होगा। और चुनाव आयोग की अंतिम सूची जो होगी वो बिहार के मतदाताओं के पीठ में खंजीर होगा। कुछ नहीं कर पाएगा कोई। तब ये खैर, बोला जाएगा आपको टाइम दिया था तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अब मेन बात ये है कि ये जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाता जो अपना फॉर्म सबमिट किए हैं, ये लॉजिक वाली बातें हैं। अगर हो पाए, हो सकता है हमारी लॉजिक कमजोर हो, तो उसको भी मुझे लगता है जवाब आना चाहिए। 7 करोड़ 24 लाख के करीब मतदाताओं ने फॉर्म सबमिट किया है। इन फॉर्मों से अटैच दस्तावेजों की जांच का काम चल रहा है। ये जांच, मैं बता दूं, ये जांच का काम बीएलओ का नहीं होता है। ये जांच ईआरओ और एईआरओ करते हैं। ईआरओ इलेक्टोरल ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, ईआरओ और एईआरओ करते हैं। ईआरओ और एईआरओ की संख्या बिहार में कितनी है? जब 1 लाख बीएलओ और 3 लाख वॉलेंटियर ये मिल करके एक महीने में, वो भी नहीं यकीन हो रहा था किसी को, लेकिन हम मान लेते हैं कि 4 लाख लोग मिले, 1 लाख बीएलओ और 3 लाख वॉलेंटियर, 4 लाख लोगों की मेहनत से बिहार में 7 करोड़ 90 लाख लोगों तक पहुंच गया चुनाव आयोग। अब 7 करोड़ 24 लाख का फॉर्म ले आया 4 लाख लोग। ईआरओ और एईआरओ, इनकी संख्या कितनी है जरा चुनाव आयोग बता दे। वहां तो फॉर्म ला करके अपलोड करना था, यहाँ तो फॉर्म और उससे अटैच डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। ये काम कितने लोग कर रहे हैं ये बता दे मुझे। वही जो तो कहा मैंने। जानकारी सामान्य है, उस जानकारी के मुताबिक ईआरओ और एईआरओ ये दोनों मिला करके ये मतलब 2-4 हजार भी नहीं होंगे। दोनों मिला के 2-4 हजार भी नहीं होंगे। मैं ज्यादा और ये संख्या बता, सात मैं इसकी सात करोड़ संख्या भी चौबीस निकाल के बता लाख दूंगा। 7 करोड़ 24 लाख का वो सत्यापन करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी बात पे कि डॉक्यूमेंट्स की मिलान
ये पता नहीं भाई, सभी हम तो अल्प ज्ञानी हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सब वो सब भी ज्ञानी, वहां पर जिरह करने वाले लोग। मुझे ये मिलान की बात है, क्योंकि अब तो 3 लाख चिन्हित किए गए ना मतदाता। भाऊ 3 लाख चिन्हित करने का मतलब कि आपने सारे मतदाताओं की का फॉर्म और उनके अटैच डॉक्यूमेंट, इन पर आपने काम किया, तब उन 3 लाख को आपने नोटिस भेजा है। ये प्रक्रिया 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेक करने की प्रक्रिया में कितने लोग शामिल हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर ये जवाब देने की कुवत है तो दे दें, अगर हमारा समझे। हाँ, ये अरे सवाल का आशीष जी, अभी तो कौन से सवाल का जवाब दिया जो आपके सवाल का जवाब देंगे? इनके सवाल का मैं जवाब देता हूं आपको। चुनाव आयोग के पास बहुत पहले से चुनावी सूची तैयार है। हाँ। और वो सूची जब आएगी तब गदर मचेगा। उसको जस्टिफाई करने के लिए ये पूरे नाटक का मंचन हुआ है एसआईआर की प्रक्रिया का। आप चिल्लाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाते रहिए, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। हम तो आपकी सारी आप एनआरसी भी लागू कर देंगे, हम आपकी नागरिकता भी तय करेंगे, हम आपका मतदारिका भी तय करेंगे, हम तय करेंगे जी आप भारतीय है कि नहीं है। आप गए तेल लेने, आप कौन से हो, कौन क्या अधिकार है आपको भारतीय कहलाने का, जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं कहेंगे। चलिए खैर हम आते हैं अगले कार्यक्रम में फिर। अभी ये विषय जरा नजर रखिए, बिहार में जो लोग हैं और खासकर अपोजिशन, और अपोजिशन अगर न्यायपालिका में सरेंडर करता नजर आ रहा है तो फिर कोई और विकल्प नहीं है, जिनका मताधिकार जा रहा है विपक्ष भी उनका साथ इसका मतलब छोड़ देगा। क्योंकि इस पर बिल्कुल सवाल बिल्कुल उठना बिल्कुल। चाहिए था अपोजिशन की तरफ से कि कितने लोग फॉर्मों की जांच कर रहे हैं और ये नोटिस किस आधार पर जारी हो रहे हैं। जारी हमें हुआ है। इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर आ रहे हैं, हम जल्द ही आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।